हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम हमने पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम हमने पढ़े हैं बच्चों, उनको आप थोड़ा सा एक बार जो मैंने रिवाज आपके लिए उस लास्ट वीडियो में कराया था समझ चुके होंगे आप। वैसे पूरी हमने देखो एक्टिव से पैसिव के बारे में आपको पूरा मैंने बता दिया था। कल जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इस बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ देखो हमने जो नियम सीखे उसके अकॉर्डिंग एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस आपके पास है कि राम इज टीचिंग मी इंग्लिश। देखो बच्चों, डबल ऑब्जेक्ट की बात मैंने कही थी कि अगर डबल ऑब्जेक्ट वाक्य में आ जाए तो उनको हम कैसे पैसिव में बनाएंगे। यहाँ एक सेंटेंस के द्वारा समझ लें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ये दोनों हमारी वर्ब हो गई, पहचान कर लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। किसको पढ़ाया? मुझे। और क्या पढ़ाया? इंग्लिश। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट से हम इसका पैसिव बना सकते हैं। यदि हम मी से इसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया है उससे हम बनाए, ध्यान देना दर, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई। ठीक है बेटा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो मैंने कहा था कंटिन्यूअस कोई सा भी हो टेंस वही रहेगा, लेकिन उसमें बीइंग बढ़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आई के साथ आ गया एम, बीइंग बढ़ा देंगे और थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम डॉट। ठीक है। जब हम पहले ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ जाएगा और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है ये पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये नाउन है, नाम, तो नाम वही रहेगा। मान लो यहाँ ही होता तो ही का क्या हो जाता? हिम हो जाता। ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश से बनाए, इंग्लिश, तो आई के साथ एम आया, इंग्लिश के साथ एस आएगा, बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म डॉट। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको हम टू से जोड़ेंगे। ठीक है। अगर पहले ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो सीधा जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्ट टू से जोड़ दो और बाई लगाकर क्या लिख देंगे? शेष ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया सब्जेक्ट का वो लिख दिया जाएगा। तो जब बाकी में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम इस तरह से उसको पैसिव में बदल सकते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखें, और देखो, दो ऑब्जेक्ट से बनने वाले वाक्य के बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, यहाँ पर हम चल रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो इसमें देखो, एक तो वो प्रश्न होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक वो प्रश्न होते हैं जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होगा उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। देखो, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि डू यू लाइक मी, एक सेंटेंस हो गया। देखो बेटा, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेन वर्ब हो गई और मी कौन है? ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ डू नहीं होता, वाक्य होता यू लाइक मी, तो कैसा वाक्य होता? सकारात्मक होता। तो सकारात्मक में हम कैसे बनाते हैं? मी का क्या बनाते हैं? आई बनाते हैं कि नहीं? मी का आई हो जाता।
ठीक है। फिर हम मान लो ये नहीं है, फिर हम क्या लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। लेकिन जब ये साइकिल से शुरू हो रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया, इसलिए एम को हम पहले लगा देंगे। ठीक है। अब आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लैग्ड और बाई लगा करके यू, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इस बात को थोड़ा सा और समझ लें, इधर मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये होता यू लाइक मी, सकारात्मक होता तो मी का क्या सब्जेक्ट बनता, आई, और आई के साथ क्या लगाते, एम, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई यू, ये बनता। लेकिन ध्यान देना, जब ये प्रश्नवाचक बनेगा तो इसमें साइक्रिया आगे आएगी। इसी तरह से जब ये प्रश्नवाचक बनेगा तो इसकी साइक्रिया, यहाँ साइक्रिया लगानी पड़ेगी तब प्रश्नवाचक बनेगा। तो इसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, साइक्रिया को आगे लगा देंगे, तो ये भी प्रश्नवाचक बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये एग्जाम्पल आप नोट करें। उसके बाद देखो, कॉपी पेन साथ में लेके रखें और उसमें इनको इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखते चलें। एक एग्जाम्पल और देखें, इज सी प्लेइंग क्रिकेट। इसमें देखो, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सी सब्जेक्ट, प्लेइंग मेन वर्ब है, और क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इज यहाँ पर आ रहा है, क्रिकेट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो इज ही आ जाएगा, इज क्रिकेट। अब ध्यान देना, हमने ये पढ़ा था कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है तो बीइंग बढ़ता है, तो इस तो आ गया पहले और बीइंग कहाँ जाएगा, जब दो साइक्रिया होती हैं तो एक साइक्रिया आ जाएगी सबसे पहले, दूसरी साइक्रिया सब्जेक्ट जो बनेगा उसके बाद में। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, प्लेड। ठीक है, और बाई लगा करके क्या लिख देंगे, आर। इस तरह से बन जाएगा। तो दोनों एग्जाम्पल आप लिखें। उसके बाद देखो, जो क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड वाले में जो भी क्वेश्चन वर्ड आगे आ रहा है केवल हु और हुम को छोड़कर, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे वाई डिड दे व्हेन लगा दूं, व्हेन डिड दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन हो गया। तो व्हेन से शुरू हो रहा है तो व्हेन ही आ जाएगा। अब यहाँ डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिकेट बनेगा यहाँ सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वाज वर, तो क्रिकेट के साथ क्या आ गया, वॉच। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, प्लेड। और बाई, यहाँ देखो दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमने नहीं जाना बाई देम आप लगा दो। तो हु और हुम को छोड़कर और जो प्रश्नसूचक शब्द हैं वो पहले लग जाएंगे। कैसे, वही आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, बाकी का वही नियम है कि साइक्रिया से शुरू हो रहा है तो साइक्रिया आ जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, उसी के आधार पर साइक्रिया हमें लगानी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम देखेंगे हु से शुरू होने वाली बात। जो वाक्य हु से शुरू होते हैं उनको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे बाई हु से शुरू करेंगे। इन वाक्यों को किससे शुरू करेंगे भैया, बाई हुम से शुरू करेंगे। ध्यान रखना, इसमें इन वाक्यों में क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये बाई हुम से शुरू किए जाते हैं। जैसे एक वाक्य में यहाँ लिख रहा हूं, जैसे आपको वाक्य लिखा,
हु कॉल्ड हरी, ठीक है, हु कॉल्ड हरी। तो हु से वाक्य शुरू हो रहा है, हु से वाक्य शुरू हो रहा है तो हम क्या किससे वाक्य शुरू करेंगे, बाई होम से वाक्य शुरू करेंगे। उसके बाद देखो टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, साइक्रिया लगानी है। और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, हरी है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, हरी के साथ क्या आ गया, वॉज पहले लगेगा, फिर आ गया हरी, बाई होम वॉज हरी। अब यहाँ देखो अब क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे आ जाएगी। अब यहाँ देखो जो हम बाई लगाकर सब्जेक्ट पीछे लिखते थे वो कहाँ पर लग गया, पहले आ गया, क्योंकि वो तो हमें हटाना है। अब वो हटाना है तो वो हटाने के लिए फिर उसकी जगह तो कुछ लगाना पड़ेगा, इसलिए हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है, इसलिए बाई होम से हमने वाक्य को शुरू किया। ठीक, टेंस के अकॉर्डिंग साइक्रिया लगाई, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, वर्ब की थर्ड फॉर्म चली गई पीछे। एक एग्जांपल और देखें, मान लो प्रश्न है हु टीचर्स यू इंग्लिश। अब यहाँ देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू है और एक इंग्लिश है, टीचर्स यहाँ पर वर्ब है, हु से पूछा जा रहा है तो क्या लगा देंगे, बाई हु। ठीक, अब यहाँ देखो मान लो हम यू से बना रहे हैं, तो पहले यू से हम जब लगा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आ जाएगा बताओ, आर यू, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, और दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया पीछे। और यदि हम इसको इंग्लिश से बनाए तो इज इंग्लिश डॉट, और पहला ऑब्जेक्ट किससे जुड़ जाएगा, टू से जुड़ जाएगा। हु से वाक्य शुरू है तो उसको किससे बनाएंगे, बाई होम से बनाएंगे, ठीक है, बाई होम से शुरू करेंगे। बाकी के हमारे वही नियम है जो हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर विपरीत हम ये देखेंगे कि जो होम से शुरू है, देखो बेटा, अगर होम से शुरू है तो उसको हम हु से शुरू करेंगे। जो वाक्य होम से शुरू है उसको हम किससे शुरू करेंगे, उसको हम हु से शुरू करेंगे। होम से जो शुरू वाक्य होगा उसको किससे शुरू करेंगे, हु से। जैसे एक वाक्य देखें हैं, whom did the teacher teach। ध्यान देना, जब होम से वाक्य शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हु से शुरू है तो हम करेंगे whom। साइक्रिया बता रही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ द टीचर सब्जेक्ट है और टीच या मेन वर्ब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसके लिए हमने लिख दिया whom, तो आ गया क्या, वॉच, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, और बाई लगा करके सब्जेक्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। सॉरी एक मिनट, इसको हम करेंगे whom did, तो ये शुरू होगा हु से, whom did the teacher teach, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हु लगाया सबसे पहले, अब इसकी साइक्रिया आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई लगाकर सब्जेक्ट चला गया पीछे। और एक एग्जांपल देखें, whom did you give a prize। देखो whom did you give a prize। अब इस वाक्य में देख लें, हु से शुरू आ जाएगा,
ठीक है। वॉच यहाँ डिड आ रहा है, यू सब्जेक्ट है, गिव मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो एप्राइज यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, हु वॉच। अब यहाँ देखो ये नहीं लिखना हमें, क्योंकि हु से शुरू है तो हमें इसके साथ वर्ब लगानी है। ठीक है, हमें इसके साथ क्या लगानी है, वर्ब। हु से शुरू होगा, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, और इसके साथ अगर कुछ आ रहा है तो मेन वर्ब के साथ लगेगा। यहाँ प्राइस आ जाएगा इसका गिवन के बाद, गिवन अ प्राइज। ठीक है, हु वाज गिवन अ प्राइज बाई, अब ये चला जाएगा यू ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखो अगर ऑब्जेक्ट दिया भी है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा किसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जो वाक्य में होते हैं तो एक तो होम से पूछा जाता है, एक व्हाट से पूछा जाता है। ठीक है, तो होम से जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो निश्चित है एक ऑब्जेक्ट नहीं है, जो नहीं है उसी को हमने पूछा, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया, हो लगाया। तो ये प्रश्न वाले वाक्य थे। अब इससे संबंधित 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लें, जिनकी एक्सरसाइज कर लेना बेटा। ठीक है, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे कल। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके मुझे प्रश्न पूछ लें, उनको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे प्रश्न और लिख लें, ये एक्सरसाइज करनी है। Who will teach you? Whom did you write a letter? दो एग्जाम्पल है, आप फटाफट बनाए। यहाँ आंसर में लिख रहा हूँ, उनको आप मिलाएं। जो भी गलती हो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न दीजिए। तो यहाँ देखो हु विल टीच यू, तो हु से शुरू होगा तो हम किससे बनाएंगे भाई, बाई होम से बनाएंगे। ठीक है, बाई होम से बन जाएगा। अब लग जाएगी सहायक क्रिया विल, दो सहायक क्रिया है, यू आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। बाई होम विल यू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, डॉट, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, और दूसरे का बन जाएगा हु वॉच। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न अ लेटर बाय यू, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया है, दूसरा ऑब्जेक्ट पूछा है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी याद तक है। अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट हैं, फटाफट आप ये नोट करें। इसमें से जिसको दिक्कत आए वो मुझे पूछ लेना कमेंट करके। देखो अब वो बात करेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं है, उनको लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं। उन सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं, जैसे देखो पीपल अगर अकेला आ रहा है तो अनइम्पोर्टेंट माना जाएगा। दे, वी, ये अनइम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ऑल ऑफ देम, someone, somebody, वन एक व्यक्ति के लिए आता है, नो वन। इसका तो मैंने नियम भी आपको बताया कि नो वन, नो बडी,
नो वन नोबडी, एनीवन। अगर नो वन नोबडी वाले वाक्य जो होते हैं इनको हम हटाते हैं तो नॉट अपनी तरफ से बढ़ा के सेंटेंस को वन पैसे में बनाते हैं, ये मैंने बताया था। एनीवन है, एवरीवन है ना, और एवरीबडी है। ये सभी सब्जेक्ट क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ देखो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हटा देते हैं। लेकिन देखो पीपल अकेला अगर आ रहा है, ऑल पीपल अगर आ रहा है तो ये अनइम्पोर्टेंट है। लेकिन इनके साथ मान लो अगर ऐसे आ जाए, अगर आ जाए मैनी पीपल, सम पीपल, इसका मतलब, इनका मतलब तो सभी लोगों से है तो हट जाएंगे। लेकिन मैनी पीपल बहुत से लोग, कुछ लोग, इसका मतलब वहां कुछ छूटा हुआ भी है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, फ्यू पीपल, अगर ये वाक्य में है तो इनको हम नहीं हटाएंगे। जो अननेसेसरी होते हैं वो तो हट जाएंगे, लेकिन अगर ये इनके साथ जुड़े हुए हैं तो ये नहीं हटेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम देखें, एक सेंटेंस देखो, समवन ओपन्ड द डोर। ठीक है, तो यहाँ समवन सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, द डोर यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो द डोर ओपन आ रहा है तो वाज आ जाएगा, वाज ओपन। तो बाई समवन लगाने की जरूरत यहाँ पैसिव में इसमें नहीं रहेगी। तो द डोर वाज ओपन्ड, इस तरह से ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं। आप इनको नोट करें बेटा, अगला जो वीडियो होगा उसमें ये टॉपिक हम खत्म करा देंगे। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।